Good morning, my dear students. This is C. Abhishek Subramanian here, and abhi tak I was taking lectures on direct tax for IPCC students, which was covering the entire modules, every chapter by chapter. And direct tax का काफ़ी सारे lectures हो गए हैं. I'll be putting the link in my bio for your reference. अभी currently what I'm starting is the SPOM lectures, which is for costing students for CA final level. कॉस्टिंग ओके बिकॉज अभी कैसा है कि SPOM इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ MCQs बट उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दैट आर इक्विवेलेंट टू योर थियोरी पेपर, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना चाहिए, उसके बाद ही यू कैन स्टार्ट विथ योर MCQs. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव टू हैव गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, विच इज़ वॉट आई बी ट्राइंग टू अचीव थ्रू माई लेक्चर्स. So what I'll be covering is all the illustration parts, because illustrations अगर आपको आ जाते हैं, आपको costing में you should know the ability to think, ability of thinking ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि you want to find out a business model which is profitable for you at the same time which is beneficial to the customer as well. दोनों point से सोचना पड़ता है. तो ये जब आपका सोच डेवलप हो जाता है तो ओवरऑल व्हाट हैपेंस इज यू कैन एक्चुअली क्रैक द कॉस्टिंग क्वेश्चंस इन अ मच बेटर वे. सो यहाँ पे जितने भी ICI के मॉड्यूल्स है CA फाइनल कॉस्टिंग के, उनके सारे इलस्ट्रेशंस मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा. ठीक है, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस में आई एम नॉट गोइंग नाउ बिकॉज दोज आर कंपैरेटिवली ईजियर दैन द इलस्ट्रेशंस अकॉर्डिंग टू मी. अगर मेरे को किसी चैप्टर्स में इफ़ आई फील दैट द टेस्ट नॉलेज ऑल्सो नीड्स टू बी लुक्ड इनटू और सम क्वेश्चंस नीड टू बी गवर्नड अबाउट, तो मैं क्या करूँगा, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस में समझा दूंगा. और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनको कोई स्पेसिफिक टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आई गेट बैक टू यू ऑन दैट पार्ट. विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में कॉस्टिंग के कोई भी इलस्ट्रेशंस नहीं है. सो डायरेक्टली मूविंग विद चैप्टर नंबर 2. अभी इसमें हम लोग देखते हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट. वेन एवर एनी स्टूडेंट सीज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको एक ही चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि आज के ज़माने में व्हाट डज अ बिजनेस वांट. अ बिजनेस डज नॉट वांट प्रॉफिट, इट वांट्स कस्टमर लॉयल्टी. ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है कि आप आज बिजनेस करने के बाद भी कल जाके वो कस्टमर आपके पास ही आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर लॉयल्टी. Now the market is so competitive outside that if today you sell a product, it is not necessary कि कल जाके वो customer आपके पास आएगा, because he's got competition, he's got other people who do the same thing at a lower cost. So what he'll do, he'll definitely prefer to go to that particular person and get it at low cost, because cost is the main factor in the market today. So modern business environment chapter teaches you to think in that way, how in such a way that you are benefited as a business by having customer retentions at a high rate, and at the same time your customers are also benefited with sale discounts, with say flexible payment options. ये सारी चीज़ें जब आ जाते हैं तो definitely customer gains and at the same time you stand to gain. This is all about the modern business environment. अभी इसमें there are a lot of strategies which are given by the ICI कि आप क्या क्या strategies यूज़ कर सकते हैं in order to ensure that you are in the market, you are not thrown off the market. Now recently if I say Tupperware was a beautiful company, वो लोग bottle बनाते थे. What happened, they ensured supreme quality products that their sale never happened again. अब सेल ही जब नहीं होगा तो तुम बिजनेस में कैसे रहोगे. सो what they developed was something extreme ends पे वो लोग जाके बोल दिया कि ये लोग सुप्रीम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ले लो and then I will stop my business only. They filed for bankruptcy, खत्म हो गया उनका बिजनेस. सो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये मतलब नहीं कि चीप प्रोडक्ट्स बनाओ. मेक प्रोडक्ट्स विच आर ड्यूरेबल इनफ बट एट द सेम टाइम दे कम बैक टू यू, देन ओनली यू विल बी इन बिजनेस, है ना. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ द बिजनेस ओनली. सो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ मॉडल्स. इसमें देखो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट लेवल है, आपके डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, ये सब है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, एंड गेन्स शेयरिंग अरेंजमेंट. ठीक है, एक गेन्स को हम शेयर करेंगे, 50 में बांटेंगे, तुम भी काम करो मैं भी काम करता हूँ, साथ में मिलकर कॉस्ट रिड्यूस करके गेन्स को शेयर करते हैं. अब हर एक पर्टिकुलर सेक्टर में उन्होंने क्या क्या दिया है आपको. सी क्वालिटी मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, TQM प्रोसीजर्स.
उसमें आपको बाइफिकेशन दी है. व्हाट ऑल यू कैन सी इफ यू चेक ऑल दीज पॉइंट्स, यू कैन इंश्योर दैट योर क्वालिटी इज इंक्रीज और इट्स मेंटेन स्टेबल. एट द सेम टाइम यू कैन बी प्रॉफिटेबल विद द कस्टमर्स. सेकेंड, आपके डाउन साइजिंग, इसको डाउन साइजिंग मतलब कम कर दो, एम्प्लॉय कॉस्ट कम कर दो, या फिर फालतू व्हाट यू कॉल क्लाइंट्स को निकाल दो. ओनली फोकस ऑन द गुड चेन क्लाइंट्स. आउटसोर्सिंग, टेक सम ऑफ अ डिपार्टमेंट टू समवन एक्सटीरियर सो यू डोंट हैव टू इनकर दैट कॉस्ट. ऑफशोरिंग, बाहर आउटसाइड इंडिया में दे दो. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर आपको सप्लाई करना है तो हाउ शुड यू, लॉजिस्टिक्स कैसे होने चाहिए उसके, वो सारी चीज़ें बताए गए हैं यहाँ पे. Okay, now this is cost of quality. This I hope and I really want all of you all to read through this because ICI module is देवता for ICI exams. मैं हमेशा मेरे even direct tax का मैंने पूरे series में I have told only one thing, focus on the module. Module पे focus करोगे आप लोगों को definitely results दिखेगा. Without wasting time, we'll go to the first illustration over here. ये वाला, okay? पहले इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. लाइव वेल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर होम कंजम्पशन, घर के कंजम्पशन के लिए. ठीक है. अमंग द पॉपुलर प्रोडक्ट्स आर इट्स एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली LED लैम्प्स. द कंपनी हैज अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट दैट मॉनिटर्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. एज पर द रीसेंट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट, the current rejection rate for LED lamps is 5% of units input. तो जितना यूनिट अंदर जाता है बनने को उसका 5% तो खराब ही निकलता है वो लोग का. ठीक है, जब आउटपुट आता है तो 5% तो खराब ही निकलता है. 5000 units of input go through the process each day. Each unit that is rejected results in a 200 rupee loss to the company. The quality control department has proposed few changes to the inspection process that would enable early detection of defects. तो defects को हम पहले ही पकड़ लेंगे ताकि उनको हम भेजेंगे नहीं प्रोसेस के लिए. This would reduce the overall rejection rate from 5% to 3% of units. तो जो अंदर पहले यूनिट्स जाते थे उनका 5% तो रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन अभी हमने एक प्रोसेस डेवलप किया है तो उससे क्या होगा, 5% 3% हो जाएगा. ठीक है, तो ये पहले नहीं हो सकता था वो लोग से. The improved inspection process would cost the company 15,000 each day. हर दिन 15,000 का कॉस्ट लगेगा, लेकिन हर दिन कुछ सेविंग्स भी होगा. Are you able to get the point of how to look at the question? कि मतलब पहले प्रॉब्लम डिटेक्ट करो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा रहा है. अब एक चीज़ याद रखो, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का खर्चा भी रहता है. तो सॉल्व करने का बेनिफिट्स वर्सेस वो सॉल्व करने का बेनिफिट्स के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, वो उन दोनों में अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो फिर देन फैंटास्टिक, इम्प्लीमेंट इट. वो बोल रहे हैं एनालाइज द प्रपोजल एंड सजेस्ट इफ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी. देखो यहाँ पे एनालाइज बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कॉस्टिंग में, दे वांट यू टू इम्प्रूव योर थिंकिंग एबिलिटीज. आप सोचो, ये पर्टिकुलर एक आपको एक सिचुएशन दे दिया है, दे वांट यू टू थिंक एट अ क्रिटिकल लेवल. पढ़ते चलो, अभी मैंने आपको समझा दिया क्या हो रहा है. द इनपुट के जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं उसमें से 5% डब्बा निकलते हैं. तो अभी नया प्रोसेस बनाया है, उसमें से 3% डब्बा निकलेगा. वो 2% का जो बचत है उसके सामने 15,000 का कॉस्ट लगेगा. ये मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया. ठीक है, पढ़ते. एनालिसिस ऑफ द प्रपोजल टू मेक द चेंजेस टू इंस्पेक्शन प्रोसेस. द कंपनी वांट्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द प्रोसेस. तो सीधी बात है, तो प्रॉब्लम की बात की है. The current rejection rate is 5%. That is proposed to be improved to 3% of the units of input. The expected benefit to the company can be worked out as follows. Very simple पढ़ते हैं. The units of input each day 5,000 अंदर जाते हैं. At the current rate of 5%, 250 units of input are rejected each day. हर दिन 250 वेस्ट हो जाते हैं. It is proposed to reduce the rejection rate to 3%. That is 150 units of input each day. Each input rejected each day. तो 150 पे आ जाएगा, 150 रिजेक्ट हो जाएगा आपका अभी भी. Therefore, improvements कितना हुआ? Improvements inspection process would reduce the number of units rejected by 100 units each day. 250 minus 150 मतलब नेट तुम्हारा 100 अच्छा आएगा अभी. तो 100 अच्छा आएगा तो the resultant cost of poor quality would reduce by 20,000. अगर 100 पहले बुरा होता था तो एक का 200 रुपया वेस्ट हो जाता था. तो 100 का अभी अच्छा हो रहा है तो एक के पीछे 20,000 का गेन हो जाएगा each day. ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का खर्चा कितना है? 15,000 है. तो नेट गेन कितना है बेटा? 5,000 रुपये. ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, बट मेनी पीपल फेल टू अंडरस्टैंड इट एट दिस पॉइंट. ठीक है, आप अभी क्वेश्चन को समझो, रीड इट एंड अंडरस्टैंड.
नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा अब ये बचत हो गया, एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। क्या बोल दिया इधर, सी दे आर बेसिकली टेलिंग कि अभी इंस्पेक्शन, अभी एक बार ये प्रोसेस डाल दिया है, ठीक है, अब एक बार जब ये प्रोसेस डाल दिया तो 15,000 तो मेरे को हर दिन खर्चा आने वाला है, तो मेरे को मिनिमम गेन तो 15,000 तो चाहिए रहेगा, है ना। इफ आई spend 15,000 every day and I earn 15,000 every day, then only my benefit will be zero, break even पे आऊँगा। बट अगर मैं खर्चा 15,000 कर रहा हूँ और मैं नेट बेनिफिट 14,000 आ रहा है, तो देन दैट काइंड ऑफ अ बेनिफिट इज नॉट गुड। तो 14,000 का अगर मेरे को गेन आएगा तो 14,000 डिवाइड बाई 200 करना पड़ेगा मेरे को, तो वो मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स पता चलेंगे, तो उतने यूनिट्स का अगर रिजेक्शन रेट रहेगा तो मेरे को फ़ायदा नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 3% पे रिजेक्शन रेट है, तो 3% पे रिजेक्शन रेट है तो मेरे को 5,000 का तो बेनिफिट हो रहा है। तो अगर रिजेक्शन रेट 3% से आगे आगे बढ़ते जाएगा तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स भी आगे आगे बढ़ते जाएगा, तो अगर मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स भी आगे आगे बढ़ते जाएगा तो मेरा ये 20,000 का कॉस्ट के तरफ जाएगा, तो मतलब वो 15,000 के ऊपर जाएगा। तो अगर वो 15,000 के ऊपर कॉस्ट जा रहा है तो मेरे को बेनिफिट नहीं होएगा। तो माई एरिया शुड बी अ रेंज फ्रॉम 3% टू समथिंग, 3% से इतना रेंज के बीच में अगर रिजेक्शन रेट होएगा मेरा हर दिन, तो आई विल स्टैंड टू गेन फ्रॉम इट, तो दैट इज अ मैक्सिमम रिजेक्शन रेट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मेरा हर दिन का खर्चा 15,000 हो रहा है, तो आई हैव टू एंश्योर दैट माई रिजेक्शन रेट का एंटायर कॉस्ट डज नॉट एक्सीड 15,000। जैसे यहाँ पे माई रिजेक्शन रेट ऑफ 150 यूनिट्स, अभी अगर मैं कैलसी लेके इधर चेक करूँ, सी 150 यूनिट्स इंटू 200 अगर मैं करूँ यहाँ पे रेड्यूस दैट इज 1, तो ये तो मेरे को बेकार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 यूनिट्स का गेन हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है। अभी वो बोल रहे हैं रिजेक्शन रेट कितना होना चाहिए मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो, एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। द कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग कंट्रोल्स थ्रू इंस्पेक्शन प्रोसेस इज 15,000 पर डे। The number of units of input processed each day is 5,000. The cost of rejection is 200. ये तो पूरा ऊपर का समरी उठा के डाल दिया उन्होंने। It makes sense to implement the improvements to control only if the benefit is greater than the cost. और मैंने आपको अभी वही समझाया, अगर benefits मेरे को ज़्यादा है तभी ही मेरे को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले केस में ये देखो 100 यूनिट्स आपके बच रहे हैं, तो आपने 20,000 का गेन किया तो आप 15,000 का कॉस्ट इनकर करो, यू आर बेनिफिटेड। बट अगर उल्टा होता, समझो ये रिजेक्शन रेट से 50 यूनिट्स होते, तो अगर 50 यूनिट्स, सॉरी देखो अगर ये 50 यूनिट्स होता, अगर मेरा बचत से 50 यूनिट्स होता है इंटू 200, 50 यूनिट्स अरे इंटू 200 अगर मैं करता तो 10,000 का बेनिफिट होला, लेकिन कॉस्ट तो 15,000 है, तो ये तो बेकार हो जाएगा। तो ये चीज़ समझा रहे हैं अभी वो लोग। To find out the point where the benefit equals the cost, solve the equation. Let the number of reductions in rejections each day due to improved controls be R. मतलब क्या बोला, नंबर ऑफ रिजेक्शंस जो रिडक्शंस हो रहे हैं, जो ये 100 वाले का बेनिफिट था ना, ये 100 का, इसको हम बोलते हैं R, because we are making an equation. At 200 rupees per unit, the benefit from reductions in rejection would be 200 into R. सिंपल है, मेरा जो 100 into 20,000 का जो ऊपर किया था वही चीज़ R into 200 की है, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं मालूम है। यूनिट्स आएगा तो उसको टोटल 5,000 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमको रिजेक्शन रेट मिलेगा। नाउ 200 into R should be equal to 15,000, that is break even point. तो ये सॉल्व करते हैं। At what point this would be equal to cost of control? So solving this, R is 75 units. तो जब आपका रिजेक्शन रेट कम होता है 75 यूनिट से, when you will solve it by 75, when you will save by 75 units, at that point your cost will be equal to your benefits. मतलब that is, if the improvements to inspection process reduces the number of rejections by 75 units each day, the benefit to the company would be 15,000 each day. Very simple. अभी तो आपका कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। Now your savings in the rejections is 100 units each day. So 100 into 200 you are saving 20,000. But even if it's 75, then also 75 into 200 you will be saving 15,000, which is equal to the cost incurred. That is what they are saying here. That is if the rejection rate improves by 1.5%, मतलब वो अभी कितना है 5% है, तो 5% से नीचे आ जाओ, मतलब 1.5% का बेनिफिट होना चाहिए, तो मैक्सिमम रिजेक्शन कितना होगा 3.5%। Rejection rate improves by 1.5%, that is 75 divided by 5,000, then the benefits accruing to a company would be equal to the cost incurred.
In other words, when the rejection rate is 3.5%, that is current rate minus improvement rate, or below, the proposal will be beneficial. मतलब तुम्हारा जब वाट लगने वाला रेट 3.5% तक ही है एवरी डे का, तब जाके तुमको ये 15,000 खर्चा करने का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. यू सी हाउ यू हैव टू थिंक. क्या आपने कभी अकाउंटेंसी में ऐसा सोचा है? क्या आपने टैक्सेशन में ऐसा सोचा है? क्या आपने फाइनेंस में ऐसा कभी सोचा होगा? नहीं. ऑडिट नहीं. लॉ नो. You have costing is a different subject altogether, and you have to spend time and mind in this case. आप जब तक क्वेश्चन रटने वाले हो कॉस्टिंग में, you will not enjoy the series. You have to understand everything in depth. So यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे हाँ 3.5% का रेंज दे दिया. In this range, the savings to the cost of poor quality will be more than the cost involved. Very simple. Again the same thing. For example, as explained above, when the improved rejection rate is 3%, the net benefit is 5,000. Beyond 3.5%, अभी आप ले लो, समझो मेरे साथ कैलसी में लेके 4% ले लो, ठीक है. अभी का 5% से 4% हो गया, तो 4% मतलब 5,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 मतलब कितना, 200 यूनिट्स अभी भी रिजेक्ट हो रहा है. 200 इंटू 200 अगर मैं करूँगा तो ये इतना कॉस्ट हो जाता है, ठीक है. तो दिस स्टिल स्टैंड्स टू बी वेस्टेज फॉर मी. ओके, ये मेरे को कोई फायदे का नहीं हो रहा है, क्योंकि 15,000 का तो कॉस्ट हो रहा है, लेकिन मेरा सेविंग्स कितना हो रहा है. सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. 1% का गेन है ना, तो 5,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 करो तो मेरा 50 यूनिट का गेन हो रहा है, लेकिन मेरा बेनिफिट कितना हो रहा है, 10,000 रुपये का हो रहा है. तो 50 यूनिट्स आर बिकमिंग गुड. अगर मेरा 4% रिजेक्शन रेट है तो मेरा 1% सेविंग्स रेट हो गया. तो 1% मतलब 50 यूनिट्स का कॉस्ट मतलब 10,000 रुपीज़, लेकिन इनकर कितना हो रहा है, 15,000. तो मेरे को वेस्ट हो गया ये. अगर यही चीज़ मैं उल्टा बोल दूँ, अभी 3.5 ही लेते, तो 5,000 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 100 करूँगा तो 175 हो गया. अब 175 यूनिट्स बेकार जा रहा है, लेस 250, तो मेरे को 75 यूनिट्स का बेनिफिट मिल रहा है. अब यही चीज़ ऊपर बोल दी है. सो हाउ क्रिस्टल क्लियर आई एम हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस. Beyond 3.5 rejection rate, the proposal will result in savings to the cost of poor quality that is less than the cost involved in each day. मतलब आपका savings will be less than the cost. मतलब basically 3.5 rejection rate के ऊपर अगर rejection rate रहेगा तो आपको घाटा है, 3.5 तक या उससे नीचे आपको फायदा होएगा, with 15,000 being the cost. Okay? So मेरे हिसाब से बाकी तो इसमें illustrations और नहीं है. Only 2 illustrations are there in this particular चैप्टर. जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इलस्ट्रेशंस. ये एक है, ये देखा, सॉरी इलस्ट्रेशन 1 आपका हो गया बराबर, ठीक है. अभी इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं. दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक सिनेमा है, साइन वर्ल्ड इज अ मूवी थिएटर. Sign World is a movie theater is located in a town with many colleges and universities around it. The town has substantial student population, most of whom are avid movie goers. Businesses for Sign World has been slow in the recent years due to the advent of streaming websites. ये तो हमको सबको दिखता है, OTT आ गया तो किसी को अभी देखना नहीं है, थिएटर जाना नहीं. और वैसे भी पॉपकॉर्न कितना महंगा है भाई, 400-500 रुपये का पॉपकॉर्न बेचते, कौन आएगा भाई. That show the latest and popular movies online. However, the management of Sign World continues to feel that the students would still enjoy watching movies on big screen along with the facilities and ambience that only a movie theater can offer. वो लोग अभी भी विश्वास है कि हमको पास आएंगे लोग. Accordingly, they have framed a plan to attract students by offering discount on movie tickets. The average time a student spends at the college or university is 4 years. तो एक स्टूडेंट एक कॉलेज में 4 साल के लिए रहता है, और वो कॉलेज के बाजू में एक थिएटर है, वो थिएटर को वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है. देखो हाउ आई हैव समराइज्ड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, दीज फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. यू हैव टू समराइज, यू हैव टू लर्न टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द क्वेश्चंस. कॉस्टिंग में क्वेश्चंस बड़े रहेंगे. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर रीडिंग, इट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर यू. सो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप उसको समराइज करते जाओ टकले में. द एवरेज स्टूडेंट स्पेंड्स एट द कॉलेज इज 4 years. 4 साल के लिए स्टूडेंट रहता है, विच इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एनी कोर्स. For a nominal one-time subscription fee, Sign World plans to offer students discount on movie tickets for a period of 4 years. तो ये साइन वर्ल्ड क्या बोल रहा है, ऑफर स्टूडेंट्स डिस्काउंट, एक डिस्काउंट देगा उसको 4 साल के लिए, वन टाइम फी दे दो और 4 साल के लिए डिस्काउंटेड रेट पे आ जाओ. बहुत बढ़िया. बाय अट्रैक्टिंग मोर फुटफॉल्स मतलब क्या, जितने लोग अंदर आएंगे. इफ
more number of people come inside the theater, then what happens is more number of people come into a theater, so more number of other accessories are sold, जैसे पॉपकॉर्न, कोक, वो जो भी खाने वाने का जो भी सामान खरीदने का है वो सारी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगे, फुटफॉल्स ज़्यादा होएगा. Signwell targets to cross, so by attracting more footfalls, Signwell targets to cross-sell its food and beverages and souvenirs. तो ये बाकी का सामान भी उनके ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रहा है. This would help it sustain a reasonable revenue each year. तो बेसिकली उसका मूवी से ज़्यादा नहीं बिक रहा है तो बाजू वाला फालतू चीज़ें चिपका दो कंज्यूमर्स पे. Signworld would attract, and वैसे भी स्टूडेंट्स है भाई, उनको कुछ समझता नहीं है. Signworld would attract attention to the plan by initially offering free tickets, food and beverage and gift vouchers. ये सब देगा, attract attention करेगा, ठीक है. This is a one-time initial expense. Net of the one-time subscription fee collected would cost 5,000 per student. This one-time initial expense minus the one-time subscription fee would cost 5,000 per student. तो एक स्टूडेंट को 5,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, तो उसको इनिशियली क्या मिलेगा? फ्री टिकट्स, फूड, बेवरेज एंड गिफ्ट वाउचर्स, ये सब चीज़ें मिलेंगे उसको. बहुत अच्छी बात है. ये पूरा जो भी अभी तक पढ़ा ना ये बेकार है, मैं आपको अभी बोलता हूँ क्यों. ये एक 5,000 तक इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये ऊपर का जो भी कचरा पट्टी पड़ा है ना ये पूरा बेकार है, ठीक है. On subscription to the plan, the viewership and purchases of each student is expected to be as follows. ठीक है. पर्टिकुलर्स तो यहाँ पे बोलता है कि अभी ये स्टूडेंट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए हम उसको फ्री टिकट्स, फूड, बेवरेज एंड गिफ्ट वाउचर्स देंगे. और ये सब देने के लिए मेरे को वन टाइम खर्चा और ऊपर से उसको वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस ले रहा है ना, किधर गया, वन टाइम सब्सक्रिप्शन फ़ी के सामने ये सब प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा. और ये सब करने के बाद मेरे को टोटल स्टूडेंट से 5,000 कलेक्ट करना पड़ेगा. On subscription to the plan, the viewership and purchases of each student is expected to be as follows. सबसे पहले ईयर 1 एंड 2, ईयर 3 एंड 4. क्यों? क्योंकि 4 साल तक एक स्टूडेंट रहता है, उसके बाद का प्रोजेक्शन करने का कोई सेंस ही नहीं है. स्पेंड ऑन मूवी टिकट्स पर ईयर 2,000 रुपये, 1,500. तो एक स्टूडेंट ईच स्टूडेंट क्या करेगा, ईयर 1 एंड 2 में 2,000 खर्चा करेगा मूवी टिकट्स पे एंड 1,500 खर्चा करेगा मूवी टिकट्स में. क्योंकि उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये वाला डिस्काउंटेड रेट पे, ये देखो डिस्काउंट्स ऑन मूवी टिकट्स दे रहे हैं. ओके, तो इसलिए पैसा तो वो देगा लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे देगा. स्पेंड ऑन फूड एंड बेवरेज पर ईयर 4,000 एंड 3,000. स्पेंड ऑन souvenirs एंड एक्सेसरीज पर ईयर 2,250 एंड 750. ये इतना सब खर्चा एक स्टूडेंट करेगा 1, 2, 3, 4 ईयर्स में. Assumptions क्या क्या है? Only 50% of the subscribers are expected to visit theaters in years 3 and 4. तो 3 and 4 में जो भी एक स्टूडेंट खर्चा करेगा उसका सिर्फ 50% ही हमारा इनकम है, क्योंकि बाकी लोग आता ही नहीं है. Across all years, only 75% of subscribers who visit the theater are expected to buy food and beverages. Definitely जो आएगा वही लेगा, लेकिन जो आ रहा है उसमें से भी 75% ही लेगा. ओके, जो आ रहा है वो 100% नहीं लेगा, जो आ रहा है उसमें से भी 75% ही लेगा. अक्रॉस ऑल ईयर्स बोल दिया, क्योंकि कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस है ना भाई, बाहर का खाना नहीं खाना है अपने को. ओनली 25% ऑफ द सब्सक्राइबर्स हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाई souvenirs in year 1 and 2 and 10% of them in year 3 and 4. मेरे souvenirs का तो कोई औकात ही नहीं है भाई. गिवन दैट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया 1 रुपये का 4 साल के लिए एट 10% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया आपको. ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फैक्टर दे दिया आपको. अब ये ईयर फॉर 4 ईयर्स, पूरे 4 साल का इतना है एंड फॉर 2 ईयर्स इज इतना. तो बाकी 3 और 4 ईयर्स का कितना आएगा बेटा, ये माइनस ये करना पड़ेगा. ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दैट. कैलकुलेट द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पर सब्सक्राइबर. एक कस्टमर से मेरे को लाइफ टाइम कितना पैसा मिल सकता है एक कस्टमर से, वी लर्न इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट customer lifetime value per subscriber can be found by calculating the present value of the revenue that is generated over the period of 4 years. अगले 4 साल में जो मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू निकालो by using present value calculations. This netted out with the cost incurred to attract the subscribers would give the customer lifetime value per subscriber. ये जो 5,000 रुपये का बता रहे हैं, ठीक है, ये मेरे को उसको इनिशियली अट्रैक्ट करने के लिए मेरे को ये सब इंकर करना पड़ता है ना. तो ये सब जब मेरे को इंकर करना पड़ता है, मेरे को कॉस्ट करता है 5,000 रुपये पर स्टूडेंट के पीछे. ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट है एक स्टूडेंट के पीछे, ये आपका इनकम है एक स्टूडेंट के पीछे. देखो हाउ आई एम समराइजिंग द क्वेश्चन. लर्न टू समराइज थिंग्स. You have to know the relevant things which you need to look into this thing. When I was doing my LLB, just little off road, when I was doing my LLB, वहाँ पे clearly लिखा था कि आप कोर्ट में वही चीज़ एविडेंस में प्रेजेंट करो जो रेलेवेंट रहता है. ठीक है, अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो उसको फेंको.
मैं उसका यही चीज़ पूरा अपने लाइफ में वापरता हूँ। जो रेलेवेंट है उसको रखो, जो रेलेवेंट नहीं है उसको फेंको। ये पूरे इतने बड़े ढांचा में ओनली रेलेवेंट थिंग इज तुमको कितना खर्चा हो रहा है। ये प्रपोजल का 5,000 रुपये पर स्टूडेंट, तुमको इनकम कितना मिल रहा है 4 साल के पीरियड पे फ्रॉम वन स्टूडेंट, बस तुम्हारा नेट रेवेन्यू की बात करो। सिंपल है। ओके, नाउ वेरी सिंपली आई जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं ऊपर देख सकूँ एक साथ। ओके, नाउ सबसे पहले नेट कॉस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स वन टाइम एक्सपेंस, उसको आज तो 5,000 रुपये तो लगेगा ही, ठीक है, ये कॉस्ट तो लगने वाला है उसका। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। सबसे पहले ईयर्स 1 और 4 में मूवी टिकट्स पे कितना आएगा, 2,000 रुपये आएगा। मूवी टिकट्स में रेवेन्यू पर ईयर कितना आएगा, 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये तो ईयर 1 और 2 में आने वाला है, तो कितना है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स इज 1.735। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया, उसका आज का वैल्यू आ गया आपका, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, 3470। ये तो बड़ा सिंपल है ना, आज का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए ना, तो कल का वैल्यू तो कम ही होने वाला है, ठीक है। अभी अगर मेरे पास आज 1 करोड़ है तो कल जाके वो 1 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ नहीं होगा, 50 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही होता है वो चीज़। तो ये है आपका 3470 वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, ओनली 50% ऑफ सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर। तो जब विजिट ही 50% करेगा तो मूवी टिकट्स भी तो 50% ही लोग खरीदेगा ना। ईयर्स 3 और 4, सॉरी, तो ईयर्स 3 और 4 में है, तो 1 और 2 में तो 100% आ जाएंगे। तो ये 100% आ गया, ये आपका पूरा रेवेन्यू आ गया। नाउ ईयर्स 3 और 4 में बड़े वेरी सिंपली 3 और 4 का कितना है, 1,500 आएगा। अब 1,500 का 3 और 4 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे, पहले 2 साल का इतना है, पहले 4 साल का इतना है, तो 3 और 4 साल का कितना रहेगा, तो ये 1.434 विच इज़ नथिंग बट आई विल शो यू फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई विल शो इट टू यू। कहाँ गया रे कैलसी, ये देखो 3.169 माइनस 1.735, 1.434, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसमें से मेरे को एक बात बताओ, 50% लोग ही आने वाले, तो 50% ही इनकम होने वाले हैं, तो ये इनकम हो गया मूवी टिकट से। सेकेंड आपका फूड और बेवरेज से इनकम बात करते हैं, तो फूड और बेवरेज से पहले 2 साल में 4,000 रुपये आएगा। अब फूड और बेवरेज का क्या लिखा है, अक्रॉस ऑल ईयर 75% ऑफ सब्सक्राइबर्स हु विजिट द थिएटर आर एक्सपेक्टेड टू बाई फूड एंड बेवरेज, तो ओनली 75% विल बी बाइंग द स्टफ्स। पहले इसको प्रेजेंट वैल्यू में निकाला, और ईयर्स 1 और 4 में ये जो लोग हैं इसका 75% ही आएगा। अभी कैसा आया ये 70%, देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे, ऑफ द सब्सक्राइबर्स हु विजिट द थिएटर। इसलिए मैंने तभी आपको इंपॉर्टेंस ये बोला था, विजिट कितने लोग कर रहे हैं फर्स्ट 2 ईयर में, 100% पीपल आर विजिटिंग। सो 100% का 75% इज 75%, उसका रेवेन्यू पे मल्टीप्लाई करके ये आपका रेवेन्यू आता है। नाउ 70% ये तो सेम है। अब ईयर 3 और 4 में कितने लोग आ रहे हैं, 50% लोग आ रहे हैं, 50% लोग का 75% विल स्पेंड ऑन फूड एंड बेवरेजेस। तो 50% का इंटू 75 डिवाइड बाई 100, 37.5% आ गया। मैनी स्टूडेंट जितने भी लोगों को सिखाया सबको इधर परेशानी होता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस गेम। 37.5% इंटू दिस मच रेवेन्यू विल गिव यू दिस मच फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस। नाउ थर्ड आपका सुवीनियर्स पे कितना आया, सुवीनियर्स पे ईयर 1 और 2 पे 2250 आया, ईयर 3 और 4 में 750 आ गया। उसके बाद सुवीनियर्स का कहते हैं ओनली 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाई सुवीनियर्स इन ईयर 1 और 2, तो 25% ऑफ फुल 100 आ जाएगा इधर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई किया, ये बढ़ गया, और यहाँ पे 25% ऑफ 100 आ जाएगा डायरेक्टली, तो 976 आया। एंड 10% ऑफ देम इन 3 और 4, तो कितने लोग आ रहे हैं, 50% लोग आ रहे हैं, तो 50% लोग आते हैं, उसका 10% कितना होता है, 5% होता है, तो 5% ऑफ दिस इज 54। So total revenue from one customer or one student over 4 years, present value is 12,000 minus the present value of 5,000 which is present value of 7,394. The model is good, go ahead boss. ठीक है, this is how you analyze, this is how a chartered accountant is expected to analyze and give options and opinions. ठीक है, you should know what you are doing. Please remember, आपको जब तक पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, you will never be able to enjoy the questions. फिर ये आपके नोट्स वगैरह सब दिए हुए हैं, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें बाकी तो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं नहीं, बाकी जितने भी हैं मैंने 1 और 2 दोनों कवर कर लिए। देयर आर नो मोर इलस्ट्रेशंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। एंड बाकी तो इधर टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस आते हैं, दे आर क्वाइट गुड, दे आर क्वाइट सिंपल ऑल्सो, इतना कुछ नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बोला है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, 4th वन,
statement showing computer effective cost of inspection. This is a very good question. Do it. It's a very nice question. It's a good question actually. It's an easy question. You only need to think 1-2 times on that. There's ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें. ठीक है. So guys, this being my first lecture of costing CA final, फॉर्म को मैं इसके SPOM lectures को mainly मैं address करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि students feel comfortable with the lectures, and obviously the exams are becoming a little bit tough. They are actually increasing the level of SPOM. मैंने जितने देखे papers and students के reviews. So based on that, I'm trying to make costing a very simple subject. By only understanding the root of the question, you can actually solve entire things. You don't need to memorize anything. आपको thinking and critical thinking abilities बढ़ाने चाहिए. So I hope you enjoyed the lecture. I hope you learned something from it. अगर आपको कोई भी टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन चैप्टर 2 में से चाहिए, please put down in the comment box. Okay. And if you liked my lectures, if you feel that you gained something out of it, do like, share, and please subscribe to my channel. Share with your friends so that everyone can learn and everyone can feel confident on SPOM days. Okay, thank you very much. All the best. Bye.